हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा लगभग में 70% प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर से आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो की सहायता से हेल्प मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अगले मॉडल पेपर में बताया था कि 7 नंबर फिजिक्स से आते हैं एमसीक्यू, 6 नंबर केमिस्ट्री से आते हैं और 7 नंबर बायो से आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को फिजिक्स का सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायो का सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहला जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए। बिंब मतलब आप सभी लोग जानते हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिंब आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। तो बिंब मिस क्या होता है, तो वस्तु होता है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, देखिए समझिए, ये अवतल दर्पण है। अब अगर हम क्या करेंगे, ये दर्पण का ध्रुव है P और ये क्या है, F है और ये C है। अगर हम क्या करेंगे, वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी समांतर और यहाँ से टकराने के बाद फिर कहाँ से होकर जाएंगी, तो फोकस से होकर जाएंगी। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से होते हुए जाएगी, तो एक प्रकाश की किरण कहाँ, यहाँ से होकर जाएगी वक्रता केंद्र से होकर और टकराने के बाद फिर वापस अपने मार्ग में लौट आएगी। इसे जब हम आगे डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो ये इस बिंदु पर मिल रहा है, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब देखिए ये डॉट डॉट करके बन रहा है, तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। अब वस्तु आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है, तो वस्तु क्या, प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा या उल्टा, सीधा बनेगा। अगर आभासी है तो सीधा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। आभासी हो गया, सीधा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। तो बताइए बिंब की जो स्थिति है वो कहाँ है, देखिए ये क्या है, मुख्य फोकस है और ये क्या है, ध्रुव P है। तो जब हम वस्तु को ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी विकल्प आपका है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी आपका जो डी विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्रमशः -15 सेमी है। अब बोलिए, यहां पर कह रहा है एफ जो है वो दर्पण के लिए, यानी एफ एम मिरर के लिए वो भी -15 सेमी है और एफ लेंस के लिए वो भी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। अब बताइए कोई एक ऐसा गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस है, पतला लेंस है, जिसमें दोनों फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, यानी दर्पण में भी और लेंस में भी। तो बताइए जरा, मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है, जो माइनस में मान होता है। तो मैंने बताया है आपको कि उत्तल के लिए क्या होता है, केवल U माइनस होता है। उत्तल के लिए केवल U माइनस होता है, U केवल क्या होता है, माइनस होता है। और F और V ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों प्लस होता है, ये दोनों प्लस होता है। ठीक बेटा, ये चाहे लेंस हो या दर्पण हो। और अवतल में क्या होता है, अवतल में, तो अवतल में तीनों जो होता है वो क्या होता है, माइनस 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 होता है। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो बताइए यहां पर देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि F दर्पण है और F लेंस है, दोनों में F माइनस है। तो माइनस किस में होगा, तो अवतल में होगा। अवतल में चाहे दर्पण हो या फिर क्या हो, दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो क्या होता है, माइनस में होता है। बस एक स्थिति लेंस में होती है और एक स्थिति किस में होती है, दर्पण में होती है, जो क्या होता है, वो क्या होता है, माइनस और प्लस उल्टा हो जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अधिकतर क्या होता है, और वो किस में, वी में होता है, फोकस दूरी में नहीं होता है।
फोकस दूरी केवल अवतल दर्पण और अवतल लेंस की माइनस होती है। यानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विकल्प, कह रहा है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा। तो इसमें जो दोनों है ए विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा, दूसरे का ए विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा कि दोनों अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब बताइए, याद रखिएगा, सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, छोटा कर, इसे हटा देते हैं, मिटा देते हैं इसे। उसके बाद आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। एक बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी अगर कम है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। अगर फोकस दूरी क्या है, कम, यहाँ पर देखिए P इक्वल टू क्या तो 1/F होता है। अगर फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक, अगर फोकस दूरी ज़्यादा तो क्षमता कम हो जाएगी। याद रखिएगा, क्षमता क्या होती है, तो वो पढ़ने की क्षमता, यानी वो अक्षर को कितना बड़ा बना सकता है, ये क्षमता। ठीक बेटा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस मैं बना दे रहा हूं यहां पर, देखिए ये क्या है, ये आपका है अवतल लेंस। ठीक बेटा, तो ये क्या है, प्रकाश की किरणें। अब अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणें गई और यहां से टकराई, और टकराने के बाद फिर क्या होगी, तो ये ऐसे चली जाएंगी, चली जाएंगी ऐसे, बिल्कुल नहीं जाएंगी। याद रखिएगा, यहाँ से कहाँ कैसे चली जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ये ऐसे निकल जाएंगी दूर, यहाँ निकल जाएंगी, और फिर ये भी ऐसे निकल जाएंगी। अगर हम डाट डाट करके यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना लेगा। ठीक बेटा, तो ये देखिए वस्तु अनंत पर बहुत बड़ा था, प्रतिबिंब कैसे बना है, बिंदु आकार, यानी अवतल का तो काम ही खत्म हो जाएगा, अवतल का काम ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अवतल वाला जो है उसे हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक बेटा, तो यानी ये क्यों खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि अवतल लेंस जो है वो बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, और हमें क्या करना है, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, यानी छोटा छोटा अक्षर है तो उसे बड़े प्रतिबिंब में देखना है। तो यानी अवतल का काम खत्म, यानी जो आपका दूसरा और चौथा है, यानी बी और डी जो है इसका तो काम खत्म हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ए और सी में। तो यहाँ मैंने क्या बताया, अगर फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता अधिक होगी, अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी वही लेंस हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्षमता अधिक चाहिए। तो फोकस दूरी इसमें किसकी कम है, 10 कम है, 50 ज़्यादा है, तो 50 वाला गलत हो जाएगा, यानी ए विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा, सी विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प क्या है, 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक बेटा, अब याद रखिएगा क्वेश्चन में यहीं पर 10 और 5 भी कर सकता है, तो 5 वाला आपका राइट हो जाएगा, 10 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो लेंस, उस लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, पुतली, दृष्टिपटल, परितारिका। अब कार्निया क्या होता है, तो कार्निया जो होता है वो उभरा हुआ भाग होता है, मैंने 3D वीडियो में आपको दिखाया है, नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तो कार्निया जो है वो क्या है, उभरा हुआ भाग होता है, बिल्कुल 3D में मैंने बताया है आपको, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं, एक एक चित्र, कार्निया हो गया, पुतली हो गया, आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, सारा कुछ मैंने उसमें दिखाया है। कार्निया होगा नहीं, पुतली आपसे लोग जानते हो क्या होता है, तो पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है, छोटा छिद्र होता है, वो भी नहीं होगा। परितारका क्या होता है, परितारका जो होता है वो क्या होता है, आइरिस आप सभी लोग जानते हैं, जिससे क्या होता है रंग, आंखों का रंग पता चलता है कि आंखें आपकी काली हैं या पीली हैं या नीली हैं, किस प्रकार से है, इस पर भी नहीं बनता है। दृष्टिपटल बचा, यानी सी विकल्प आपका बचा, सी विकल्प दृष्टिपटल आपका राइट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैंने तो रेटिना पढ़ा था, आप दृष्टिपटल बता रहे हैं। याद रखिए दृष्टिपटल को ही हम रेटिना कहते हैं, क्या, दृष्टिपटल को ही हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो याद रखिएगा रेटिना को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। तो ये क्या है,
हिंदी। अब बालाजी आपने पढ़ा है तो रेटिना आपने पढ़ा है, दृष्टिपटल किस में होता है तो एनसीईआरटी में होता है, और कहीं कहीं बालाजी में भी दिया रहता है। लेकिन आपको अध्यापक जो है वो बताते नहीं कि दृष्टिपटल रेटिना को भी कहते हैं। रेटिना रेटिना आप जानते हैं शुरू से, 7 से पढ़ते आते हैं, 6 से रेटिना रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वही आपको बता देते हैं अध्यापक। तो दृष्टिपटल आपको ध्यान रखना है, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो चालक तार जिनके प्रतिरोध पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व संयोजन में क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं सॉल्व करके इसे दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक बेटा। उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा क्या आपको करना है। तो क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की, तो एच मान लेते हैं, तो यहाँ आर एस हो जाएगा, और फिर एच पी मान लें तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर पी टी, ये हो जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं टी सेकेंड होता है, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हमें आर एस और आर पी ज्ञात करना होगा। तो आर एस बराबर, मान लो कि जो प्रतिरोध है यहाँ पर क्या कह रहा है, तार के जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, सब कुछ समान है तो उसका प्रतिरोध भी समान होगा। तो आर बराबर क्या है श्रेणी क्रम में, तो आर प्लस आर श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, यानी आर एस हो गया। आर एस बराबर 2R हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे हम बात करते हैं आर पी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 2/R हो जाएगा। पलट देंगे तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो आर पी और आर एस आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों समान है, तो एच जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो आर पर, यानी एच जो है एच वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा आर के। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी एच एस और अनुपाते आपको ज्ञात करना है एच पी, ठीक बेटा, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एस अनुपाते एच पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस अनुपाते आर पी हो जाएगा, क्योंकि आर एस और आर पी का मान हमें ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर आर एस और आर पी का मान क्या है बोलिए, तो यहाँ पर देखिए आर एस का मान है आपका क्या, तो 2R है, और फिर अनुपाते इसका मान क्या है, तो कितना है R/2 है। ये दो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा 2R गुणे 2 और अनुपाते R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R हो जाएगा, अनुपाते R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच एस और अनुपाते एच पी, यानी समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो अनुपात आया है ऊष्माओं का अनुपात 4/1, जो कि आपका विकल्प डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। डी नंबर विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या तक कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, बताइए जरा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, कि तो धारा को मापता है। जनित्र कहते हैं, इस हम बाद में चर्चा करेंगे। अमीटर कहते हैं, बहुत बच्चे अमीटर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों कि अमीटर से हम धारा मापते हैं, ना कि हम वो धारा उत्पन्न करता है मोटर, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका जो बी विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प। बी यानी जनित्र यानी जनरेटर जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, धारा को उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, बना देते हैं। सबसे पहले इसे हम रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक बेटा, विद्युत तार धारावाही तार है। तो ये देखिए, समझ लीजिए कि ये एक मैंने क्या कर लिया, एक सीधा तार ले लिया। अब कह रहा है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। तो ये क्या है, एक बिंदु है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे उत्पन्न होती हैं, आपको मैंने बताया है। तो अब बताइए, यहाँ पर पहला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अब ये देखिए डी विकल्प, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये तार होता है। यही तार जो है ये इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र है। तो यानी डी विकल्प आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आपका जो फिजिक्स का 7 क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सातों क्वेश्चन आपके जो है वो सॉल्व हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक बेटा, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवता है। अब लाल को रेड को क्या करता है, ब्लू करता है। तो रेड को अगर ब्लू करता है तो कौन है वो, जल्दी से बताइए। अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है यानी वो बेस है, यानी क्या है वो बेस है, यानी क्षार है। क्या है, क्षार है। ठीक बेटा, याद रखिएगा। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। अब 7 से अधिक इसमें देख लीजिए कौन सा है, तो बी विकल्प यानी 8 आपको दिख रहा है, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का बी विकल्प यानी 8 सही है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए जिंक है, इस पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा देते हैं। ये अम्ल है, ये धातु है। आपको मैंने बताया है तीसरे लेसन में कि जब कभी धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तीसरे लेसन में भी बताया है, दूसरे लेसन में भी बताया है। तो क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस मुक्त कर देगा। तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। यही कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, याद रखिएगा 9 का कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो पहला जो लिखा है, देखिए यहाँ पर पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है, CnH2n लिखा है। ये किसका सूत्र होता है, तो ये एल्कीन का सूत्र होता है। मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपको याद कराया है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है बी विकल्प, वो कह रहा है CnH2n+2, ये किसका होता है, ये भी मैंने बताया है, ये एल्केन का होता है। तीसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो CnH2n-2, ये किसका होता है। चौथा जो है वो क्या है, CnH2n+4, तो ये तो किसी का नहीं होता, ये तो गलत हो गया। बचा क्या, तो बचा आपका ये 3 नंबर बचा। यही क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है। तो तीसरा जो विकल्प है यानी सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह, अब चाहे प्रक्रियात्मक कहे या क्रियात्मक समूह कहे, आपको उसमें भटकना नहीं है। तो यह कह सकता है एल्डिहाइड समूह कौन सा है। ठीक बेटा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है, पहला वो दिया हुआ है OH। OH जो होता है ये कौन से ग्रुप का होता है, तो एल्कोहल का होता है। किसका होता है, एल्कोहल का। दूसरा जो है वो किसका है, COOH दिया हुआ है, COOH, ये किसका होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ठीक बेटा, अम्ल का, ये हो गया। तीसरा जो होता है वो किसका होता है, तो तीसरा क्या दिया हुआ है, CHO दिया हुआ है। यही क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है। यही एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है। चौथा क्या दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, ये क्या किसका होता है, तो कीटोन का होता है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से 11 नंबर भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो PtCuHg, ये सब क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो जो आपका Mg और Zn है, ये दोनों यानी ए विकल्प जो है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि Mg और Zn जो है वो हाइड्रोजन से धातु की सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आपने इसे नहीं देखा है, धातु की सक्रियता श्रेणी नहीं याद किया है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक से मैंने उसे समझाया है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित, कीटोनी समूह पर। अब देखिए NCERT है भाई,
ये कीटोन को कीटोन ही बना सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कीटोनी कहे चाहे कीटोन कहे, आपको याद रखना है। तो कीटोनी समूह यानी CO किस में उपस्थित है, जरा पहचानिए आप। पहले में तो CHO दिख रहा है साफ साफ, दूसरे में भी CHO दिख रहा है, तीसरे में COOH, और चौथे में जो है वो CH3CO यानी एसीटोन दिया हुआ है, यानी प्रोपेनोन दिया हुआ है। यानी डी विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो थे वो आपके सॉल्व हो गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे उसे मैंने सॉल्व कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में भी कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? तो 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। 7 क्वेश्चनों को मैं ये समझ लीजिए इसमें से आपके 70% क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आपको इसे मिस नहीं करना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद हम चलते हैं बायो की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? बायो है। अब बायो देखिए इसमें क्या कह रहा है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जरा बताइए। वृक्क मिस क्या होता है, जल्दी से बताइए। वृक्क का दूसरा नाम क्या होता है? वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं। ठीक बेटा, तो वृक्क को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। और किडनी क्या करता है, जल्दी से बताइए। ये कौन सा विकल्प है किडनी भाई? तो डी विकल्प है। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। तो किडनी यानी वृक्क, किडनी यानी वृक्क, याद रखिएगा वृक्क। अब वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का कार्य होता है क्या? तो वृक्क का कार्य होता है कि रक्त को ये क्या करे? फिल्टर करे। क्या करे? फिल्टर करे। तो यानी ये क्या होता है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है रक्त से उसको फिल्टर करके फिर क्या कहाँ भेज देता है? तो मूत्राशय में भेज देता है। यानी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन है? तो वृक्क है। क्या है? वृक्क है, यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला देखते हैं। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन कहाँ पर होता है, बताइए जरा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। केंद्रक द्रव्य में? बिल्कुल नहीं। लाइसोसोम में? बिल्कुल नहीं। किस में होता है, जरा बताइए। तो बचा क्या है आपका? तो कोशिका द्रव्य बचा है, यानी सी विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा। किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में। ठीक बेटा, कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो 6 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में कितने होते हैं? तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है, बताइए जरा। कायिक में क्या होता है? तना होता है। अब तना से अगर हम कोई नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं तो उसे हम उस घटना को क्या कहते हैं, बताइए जरा। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, खंडन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? जी गलत। कौन सा है विकल्प सही? बी विकल्प सही है, पुनरुद्भवन। जैसे आप गन्ना तना है, गन्ने को काट कर आप नया गन्ना आप तैयार कर लेते हैं, तो ये कौन सा है प्रक्रिया है? जनन की कौन सी प्रक्रिया है? तो पुनरुद्भवन है। क्या है? पुनरुद्भवन, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है, जरा बताइए। बीजांड परिवर्तित होता है कि वर्तिकाग्र परिवर्तित होता है कि वर्तिका परिवर्तित होता है कि परागकण परिवर्तित होता है? अब बताइए, परागकण क्या होता है? परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिका से होते हुए फिर कहां पहुंच जाता है? अंडाशय में पहुंच जाता है, और अंडाशय में बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक बेटा, और बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे बीजांड होता कहाँ है, तो अब बताइए बीज सबसे पहले बताइए कहाँ पर होता है? बीज जो होता है वो कहाँ पर बनता है, बताइए। बीज कहाँ होता है? तने में होता है बीज कि पत्तियों में होता है? जी नहीं, न तने में होता है न पत्तियों में होता है। किस में होता है बीज? तो फल में होता है बीज। यानी अगर आपसे पूछा जाए बीजांड कहाँ पर होता है, तो बीजांड फल के अंदर होता है, याद रखिएगा। ठीक बेटा, तो बीजांड यानी आपका ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? तो ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डीएनए का वह भाग जिसमें
किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, यानी डीएनए का कौन सा भाग है जिसे पहले से सूचना होता है कि किसमें से प्रोटीन का संश्लेषण होना है और किसमें से नहीं होना है। जल्दी से बताइए। लक्षण है, जीन है, जीनोटाइप है, एलील है। एलील का काम क्या होता है? तो एलील क्या होता है? संरचना आकार को बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा, यानी जीन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का सूचना रखता है। ठीक बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? अब बताइए, कृत्रिम और प्राकृतिक आप सभी लोग जानते हैं। कृत्रिम यानी जो मनुष्य द्वारा बनाया जाए, प्राकृतिक यानी जो ऊपर से दिया जाए, अपने आप यानी प्राकृतिक के द्वारा दिया जाए। तो आप घास स्थल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो सांसारिक देन है कि यहाँ घास जम जाएगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी वहाँ घास जम जाएगी। दूसरा वन, वन भी अपने मन से उग जाते हैं, अगर आप कुछ नहीं करने जाते हैं फिर भी उग जाते हैं वन। मरुस्थल, ये भी प्राकृतिक देन है। मानव निर्मित कृषि भूमि, ये मानव द्वारा कृत्रिम कार्य में लाया गया है, तो यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, और बायोलॉजी का भी लास्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? आप सभी लोग को कई बार मैंने रटाया है, आपको बताया है, सिखाया है कि आपको पादप हार्मोन्स जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि पादप हार्मोन्स जो होता है ये बहुत पूछा जाता है। किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पादप हार्मोन्स आपको नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, याद करके जाना है। तो इसमें कौन सा है? ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है ये भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन जो है ये भी पादप हार्मोन है। बचा क्या आपका? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो आपका पादप हार्मोन नहीं है, यानी सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपके जो इस 347 CJ में जो आपका ये जो टॉपिक था, जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।